नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज लांबा आप सभी का स्वागत करता हूं एमएल एकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। 2021 का कंप्लीट करंट अफेयर्स जो है मैं इस सीरीज़ में आपको कवर करवाऊंगा, जिसका पार्ट 1 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है या नहीं। और आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में। सीडीएस बिपिन रावत, सीडीएस का मतलब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, का निधन किस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुआ? तो अभी 8 दिसंबर को जो है, आप ध्यान रखें, 8 दिसंबर को नीलगिरी पर्वत पर स्थित एक जगह है कुन्नूर, वहाँ पर सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, जिसमें उनकी पत्नी का और 11 अन्य लोगों का जो है निधन हो गया। तो ये जो दुर्घटना हुई ये MI-17V5 हेलीकॉप्टर के साथ हुई थी। और सीडीएस बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस हैं जिनका सीडीएस के तौर पर जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2020 से शुरू हुआ था। और अभी सीडीएस का पद दोबारा से वैकेंट हो गया है। वर्तमान में कोई भी सीडीएस नहीं है। आप गलती से मनोज मुकुंद नरवाने को सीडीएस मत बता देना। मनोज मुकुंद नरवाने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं, न कि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। सीडीएस बिपिन रावत वेलिंगटन में स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में जा रहे थे इस यात्रा के दौरान, और पहुंचने से जस्ट 10 से 12 मिनट पहले इनका हेलीकॉप्टर नीलगिरी पर्वत में जो है, जैसा कि जांच के बाद साफ हुआ है कि वो किसी चट्टान से टकरा गया, जिससे उसकी क्रैश हो गया जो है वो, और ये दुखद घटना हुई। और ये सारी बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। इसके अलावा दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे और शिमला कालका टॉय ट्रेन, ये दोनों भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं। तो 3 ट्रेन फैसिलिटीज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हैं, नीलगिरी, दार्जिलिंग और कालका शिमला। ये भी आपको याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट है, भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस देश से खरीदा है? तो भारत ने ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदा है। तो रूस इसका निर्माता है S-400 का, और इसकी पहली जो यूनिट है वो भारत को सप्लाई की जा चुकी है, जिसे पंजाब में तैनात किया गया है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी को एक नया आयाम मिलेगा। अगर कोई दुश्मन देश का कोई मिसाइल या अन्य कोई जो है, मान लीजिए लड़ाकू विमान वगैरह भारत की सीमाओं की तरफ आएगा, तो भारत की सीमाओं से 400 किलोमीटर की दूरी पर ही ये आपका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो उसको नेस्ता नाबूद कर देगा। आपको बता दूं कि अभी दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे, और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था जो नई दिल्ली में 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें शामिल होने के लिए व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। और अभी रूस से भारत ने AK-203 लगभग 5 लाख AK-203 राइफल खरीदने का सौदा किया है, जिसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। और AK-203 का कारखाना उत्तर प्रदेश के अमेठी में लगाया जाएगा। अमेठी से लोकसभा की सदस्य स्मृति ईरानी है, जो इस समय महिला एवं बाल विकास मंत्री के पद पर कार्यरत है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, भारत में दिसंबर 2021 में किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता की गई?
तो 2+2 वार्ता भारत की ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका जैसे देशों के साथ पहले से होती है। इस वार्ता में ये होता है कि भारत की तरफ से विदेश और रक्षा मंत्री और दूसरा देश जिसके साथ ये 2+2 वार्ता हो रही है उस देश का विदेश और रक्षा मंत्री बैठक करते हैं और द्विपक्षीय मामलों की चर्चा करते हैं। तो ये जो रूस के साथ जो बैठक हुई है इसमें भारत के रक्षा मंत्री ने जो है, जो कि राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने रूस के रक्षा मंत्री जिनका नाम है सर्जेई शोइगु इनके साथ वार्ता करी। और भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर इन्होंने वार्ता करी सर्जेई लावरोव, जो कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं। तो यानी 2+2 वार्ता में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री आपस में बातचीत करते हैं। तो ये पहली बार दिसंबर 2021 में रूस के साथ हुई है और इससे पहले लगातार जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों के साथ और ब्रिटेन के साथ भी 2+2 वार्ता भारत की होती है। रूस क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है, ये भी आप ध्यान रखें। रूस एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में विस्तृत है और रूस का जो भाग एशिया में है उसे हम साइबेरिया कहते हैं। तो साइबेरिया जो नाम है वो रूस के एक क्षेत्र का नाम है जो कि एशिया में है। यूराल पर्वत रूस के इन दोनों भागों को अलग करता है, जो भाग एशिया में है और जो भाग यूरोप में है। इनके बीच में जो डिवाइड का काम करता है वो यूराल पर्वत करता है। रूस जो है उसे इस बार के ओलंपिक में प्रतिबंध किया गया था और रूस के खिलाड़ी अपने देश के लिए नहीं खेल पाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रूस जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा डोपिंग उल्लंघन करने वाला देश है, ये भी आप ध्यान रखें रूस के विषय में। नेक्स्ट है पणजी में यानी गोवा में आयोजित 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किन्हें इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। तो हर बार जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो गोवा के पणजी में ही आयोजित किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। ये कभी भी अभी तक चेंज नहीं हुआ इसका जो वेन्यू है। और इसमें इस बार जो इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के पुरस्कार दिए गए हैं वो 2 भारतीयों को मिले हैं। हेमा मालिनी जो अभिनेत्री है और मथुरा से लोकसभा की सांसद भी है बीजेपी की, और गीतकार प्रसून जोशी जो इस समय सेंसर बोर्ड यानी सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है उसका चेयरमैन है। तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है उसमें जो बेस्ट मूवी होती है उसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिलता है। तो इस बार जापानी फिल्म है रिंग वांडरिंग, ध्यान रखें आप। जो थोड़े से उच्चारण में अजीब होते हैं शब्द उनको 2-3 बार उच्चारण करके आप देखें ताकि आपकी मेमोरी में वो जो है सेट हो जाए। तो रिंग वांडरिंग फिल्म जो है जापानी फिल्म है, इसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। देखिए जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं ये कंटेंट मुझे पता है कि काफ़ी बेहतरीन होता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, लेकिन फिर भी आप लोग इन वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए सेटबैक वाली बात है। तो इसी कारण से मैं इन वीडियोस को कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। तो क्योंकि एक बात कोई भी अध्यापक ये देखेगा कि जो बुरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उनके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन हम जो एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल बैलेंस्ड कंसेप्ट जो है कंटेंट आपको दे रहे हैं उसके बावजूद भी हमारे व्यूज़ काफ़ी कम हैं। अमेरिका में मनोरंजन के क्षेत्र के 4 प्रमुख पुरस्कार कौन से हैं? तो अमेरिका में टेलीविज़न क्षेत्र के लिए एमी अवार्ड्स दिए जाते हैं और सिनेमा क्षेत्र के लिए ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं और संगीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार और थिएटर के लिए टोनी अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये आप अमेरिका के विषय में ध्यान रखें। नेक्स्ट है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सर्वप्रथम किस देश में पाया गया? तो इस समय आपको पता है कि 3rd वेव भारत में दस्तक दे चुकी है, जिसका प्रमुख कारण जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट को ही माना गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में जो है पाया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी कंट्री है और वहाँ पर इसको सबसे पहले इस वेरिएंट को ढूंढा गया। इस वेरिएंट का जो कूट है वो है B11529। तो ये भी आप ध्यान रखें।
और इस समय जो WHO के महानिदेशक हैं जिन्हें अगले 5 साल के लिए दोबारा से चुन लिया गया है, उनका नाम है टेड्रोस अधानोम। ये इथियोपिया के हैं और इन्हें दोबारा से महानिदेशक चुन लिया गया, यानी अगले 5 साल के लिए आपको इस सवाल को चेंज करने की आवश्यकता अभी लग नहीं रही। और जो कोरोना वायरस है इसका ऑफिशियल नाम जो है वो SARS-CoV-2 है, SARS-CoV-2। और कोरोना वायरस से जो बीमारी होती है उसका ऑफिशियल नेम है कोविड-19। तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद है ग्लोबल ड्रग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ग्लोबल ड्रग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 18वां रहा और पहला स्थान रहा न्यूजीलैंड का। यानी ड्रग पॉलिसीज़ के मामले में भारत उतना बेहतर नहीं कर रहा है, इसलिए इसका स्थान इतना नीचे है। यानी ठोस पॉलिसी का अभाव है दवाइयों वगैरह के संबंध में। भारत में दवाइयों का जो स्टैंडर्ड्स है वो इतना बेहतरीन तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता और जो दवा निर्माता कंपनियां हैं उनके ऊपर सख्त रेगुलेशंस की कमी है। अगर भारत इन चीज़ों की तरफ काम करेगा तो भारत का रैंक सुधरता जाएगा। और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का नाम है जेसिंडा आर्डन, ये आप ध्यान रखें। और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, यहाँ के लोगों को कीवी कहते हैं। इसके बाद है जेवर यानी नोएडा एयरपोर्ट का विकास किसके तर्ज पर होगा? तो गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में एक कार्गो एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है जिसे नाम दिया गया है नोएडा एयरपोर्ट। और इसका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है और इसे स्विट्ज़रलैंड के जूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश अब एकमात्र राज्य हो गया है जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, क्योंकि वहां पर अभी कुशीनगर एयरपोर्ट भी बनाया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो भी आप याद रखें। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा प्रदेश है और आगामी फरवरी में वहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी होंगे और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, ये आप ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, विधान परिषद सीटों की संख्या जो है वो 99 है और राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। इसके बाद है जो ये जेवर में एयरपोर्ट बनेगा, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा, वो भारत का पहला नेट ज़ीरो एमिशन एयरपोर्ट होगा। यानी काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी यूटिलाइजेशन होगा, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई उत्सर्जन जो है कार्बनिक पदार्थों का नहीं होगा वहाँ से। वैसे मैं बता दूं कि सोलर एनर्जी से चलने वाला विश्व का जो पहला एयरपोर्ट है वो कोची एयरपोर्ट है केरल का। इसके बाद है इंदौर लगातार कौन सी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है? तो 2021 में भी इंदौर ही सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है और ये लगातार 5वीं बार ऐसा घोषित किया गया। अब तक 6 बार शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट टाइम जब ये हुआ था तो मैसूर जो है कर्नाटक का सिटी वो टॉप पर था और उसके बाद लगातार 5 बार से इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जाता है। सबसे स्वच्छ जो गंगा के किनारे शहर है वो वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है, यह आप ध्यान रखें। शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय के द्वारा ये सर्वेक्षण करवाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट है किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी कर दी है? तो अगले 5 साल के लिए तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी है, जिसमें स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना और जितने भी पंजीकृत राजनीतिक दल हैं उनमें 1/3 जो आपकी सीटें हैं यानी उसके जो पद हैं वो महिलाओं को दिए जाएंगे और महिलाओं के अनुकूल परिवहन व्यवस्था को जो है लागू किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को जो कॉम्पिटिटिव आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें महिलाओं के लिए इस पॉलिसी में कही गई हैं, तो ये आपको तमिलनाडु के विषय में ध्यान रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ शुरू हुई है? तो चीन के शंघाई में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू हुई है। शंघाई जो है ये चीन का सबसे बड़ा शहर है, चीन की कॉमर्शियल कैपिटल इसको कहा जाता है
चीन की वैसे जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो बीजिंग है। तो यहाँ पर सबसे लंबी मेट्रो लाइन भी शुरू हुई है और सबसे लंबी मेट्रो का जो जाल है वो भी शंघाई के अंदर ही है, ये आपको ध्यान रखना है। शंघाई जो है ये यांगत्सी नदी के किनारे है। यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी है, जिसे ब्रिक्स बैंक भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है, रोस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के हैं? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रोस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मैं आपको बता दूं कि रोस टेलर विश्व का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसने टेस्ट, वनडे और T20 तीनों में 100 से अधिक मैच खेले हैं। तो ये एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है, पहला खिलाड़ी है पूरे वर्ल्ड में जिसने टेस्ट क्रिकेट, T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय मैच 100 से ज़्यादा खेले हैं तीनों फॉर्मेट्स में। तो ये अकेला ऐसा खिलाड़ी है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। और न्यूजीलैंड की बात क्रिकेट के संबंध में करें तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, वो भी न्यूजीलैंड के हैं। ग्रेग बार्कले इस समय ICC, जिसका मुख्यालय दुबई के अंदर है, UAE देश के अंदर, तो उसके जो चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 5G सेवाओं को सर्वप्रथम कितने शहरों से शुरू किया जाएगा? तो 13 शहरों में अप्रैल 2022 तक जो है 5G सेवाओं को भारत में शुरू कर दिया जाएगा। ये सवाल को मैंने 13वें नंबर क्वेश्चन के रूप में जानबूझकर लिखा है ताकि आपको याद ज़्यादा रहे। तो ये जो शहर होंगे उसमें हरियाणा का जो शहर होगा वो गुरुग्राम और चंडीगढ़ होगा। इसके अलावा बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, गुजरात का जामनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर और चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ और पुणे, ये आपके शहर होंगे जहां पर, ये 13 शहर होंगे जहां पर आपका 5G सर्विसेज को सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा भारत में। अप्रैल 2022 तक इसको शुरू करने की जो है टेलीकॉम मिनिस्ट्री की योजना है। भारत में टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करने का जो कार्य है वो ट्राई का है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये काम है। इसके बाद है विश्व का पहला ड्यूल मोड वाहन, यानी एक ऐसा वाहन जो रेलवे ट्रैक और सड़क दोनों पर चल सकता है, ये जापान में लॉन्च किया गया है। तो जापान में इसे लॉन्च किया गया है। जापान के बारे में मैं आपको बता दूं कि जापान के जो प्रधानमंत्री हैं इस समय, पिछले 1 साल में वहाँ पर 3 प्रधानमंत्री बदले हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो फूमियो किशिदा ये जापान के इस समय प्रधानमंत्री हैं और जापान के प्रधानमंत्री के निवास को कांतेई कहते हैं, कांतेई, ध्यान रखें। जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की जो संसद है उसका नाम है डायट। और ये आप ध्यान रखें कि जापान में एक शहर का नाम जो है ओसाका, क्योटो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिरोशिमा, नागासाकी, इन सब की जो है, कोबे नाम का एक शहर है जो जहाज़ निर्माण के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए काफ़ी फेमस है। तो काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आ सकते हैं जापान के संबंध में। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, जिसका जैपनीज़ भाषा में अर्थ होता है निप्पॉन। तो निप्पॉन जो है इसका मतलब है उगते हुए सूर्य का देश, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ओमिक्रॉन से भारत में पहली मौत किस राज्य में दर्ज की गई? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में ओमिक्रॉन से भारत में पहली मौत दर्ज की गई है। राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। राजधानी है जयपुर, हाईकोर्ट इसका जोधपुर में स्थित है राजस्थान का, जिसकी खंडपीठ जयपुर में है, यह आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम हाल ही में बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। तो लक्ष्मीबाई जो हैं वो झांसी की रानी थी और 1853 में अंग्रेज़ों ने राज्य हड़प नीति के तहत झांसी को हड़प लिया, जिसके बाद 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष किया था और ग्वालियर में वो वीर गति को प्राप्त हुई थी जो है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद किस राज्य में PM मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग नामक एक सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो सिक्किम में ऐसा किया गया है।
सिक्किम जनसंख्या के अनुसार देश का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, और गोवा सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य भी है। गोवा में मात्र 2 ही ज़िले हैं, ये आप ध्यान रखें। और आप ये भी ध्यान रखें कि भारत का जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सिक्किम की बात करें तो ये विश्व का पहला राज्य है जो जैविक कृषि संपन्न है। सिक्किम का जो मैप के अंदर आकृति है वो अंगूठे के आकार की है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 के बाद, वो सिक्किम में ही स्थित है। सिक्किम की 3 अन्य देशों से सीमा लगती है, जिसमें नेपाल, भूटान और चीन शामिल हैं। चीन का जो तिब्बत वाला रीजन है वो सिक्किम के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, जिसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने 2014 में की थी, और जिसके पहले अध्यक्ष भारत के KV कामत को बनाया गया था, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हाल ही में 9वां सदस्य देश बना है मिस्र यानी इजिप्ट। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप का देश है, तो इसमें आप डाउट न करें, क्योंकि मिस्र की जो क्षेत्र है वो इस प्रकार से आपको नज़र आएगा एक नज़र से देखने में कि वो एक एशियन कंट्री है, लेकिन वो अफ्रीकन कंट्री है। आप इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं, और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप से बहती है, और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ये आप ध्यान रखें। तो जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना 2014 में ब्रिक्स देशों ने करी थी, उसमें जो ये ब्रिक्स के 5 देश हैं वो तो ऑलरेडी मेंबर्स हैं उसके, जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद छठा देश जो इसमें शामिल हुआ था वो बांग्लादेश था। 7वां जो शामिल हुआ था वो UAE था। 8वां जो शामिल हुआ था वो उरुग्वे था। उरुग्वे आपका दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का देश है। और 9वां देश जो अभी बिल्कुल रिसेंट में शामिल हुआ है वो आपका इजिप्ट यानी मिस्र है। नेक्स्ट है, प्लांट आधारित मीट कंपनी गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये एक ऐसी मीट कंपनी है जो मीट को जो है वेजिटेरियन मीट तैयार करती है ये। और नीरज चोपड़ा जो कि स्वर्ण पदक जीते थे अभी ओलंपिक्स में, तो 7 अगस्त 2021 को इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो भारत में 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे डिक्लेयर किया गया है इनके सम्मान में। और 7 अगस्त को आप ध्यान रखें नेशनल हैंडलूम डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नीरज चोपड़ा जो हैं ये पानीपत से हैं, और इन्होंने ओलंपिक्स में 87.58 मीटर दूर जेवलिन फेंक कर गोल्ड मेडल हासिल किया था। और ये ट्रैक एंड फील्ड में मेडल, ओलंपिक मेडल हासिल करने वाले भारत के पहले एथलीट हैं, और किसी भी विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मेडल हासिल करने वाले ये भारत के दूसरे एथलीट हैं अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद। नेक्स्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने में पहला स्थान किस राज्य का रहा? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है ये छोटे शहरों के लिए है, और इसको लागू करने में पहला स्थान तेलंगाना का रहा है। तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य है, ये 2014 में राज्य बना था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, और दादर नगर हवेली और दमन दीव को अब एक ही जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तेलंगाना की राज्यपाल T सौंदराराजन हैं। मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव हैं, जिनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS। और तेलंगाना में किसानों के लिए रायथू बंधु योजना लागू है। एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हमारी जो किसानों के संबंध में योजनाएं हैं वो सबसे बेहतर हैं देश में, और अगर किसी के पास सुझाव है कि कोई और योजना भी लागू है विश्व में कहीं भी जो किसानों के लिए हमारी योजनाओं से भी बेहतर है, तो हम उसे लागू करेंगे। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री को ये बताना चाहता हूँ कि जो रायथू बंधु योजना है ये वर्ल्ड में सबसे अच्छी योजना है किसानों के लिए, और मैं आपसे भी ये अपील करूँगा कि आप इस योजना के बारे में ज़्यादा डिटेल से जानें, और तब आपको पता लगेगा कि किसानों के संबंध में सबसे बेहतर योजना है ये। इसे खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे अच्छी कृषि योजना डिक्लेयर किया था। रायथू का अर्थ तेलुगु भाषा में होता है किसान। तो ये
तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोली जाती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में किसानों के संबंध में एक योजना चल रही है, राइथू भरोसा। तो दोनों ही राज्य राइथू शब्द से किसानों के संबंध में योजना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दोनों की जो राजकीय भाषा है वो तेलुगु भाषा है। तेलंगाना की बात करें तो इसकी राजधानी हैदराबाद है, जहाँ पर सलार जंग संग्रहालय, रामोजी फिल्म सिटी और आपका जो है चार मीनार, ये सब वहाँ पर है। हुसैन सागर झील भी है आपके हैदराबाद में। नेक्स्ट है, पंकज शर्मा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो पंकज शर्मा को उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के देश मेक्सिको का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी और मुद्रा डॉलर है। ये चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वर्ल्ड में। हाल ही में चीन के लिए भी भारत ने नए राजदूत की नियुक्ति करी है। प्रदीप कुमार रावत को चीन के लिए भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की कौन सी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, उसकी आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है और भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटर हैं, ये आप ध्यान रखें। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें 5 इसके स्थायी मेंबर हैं जिनके पास वीटो है और 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं। भारत का इस समय इसमें अस्थायी सदस्यता चल रही है, तो भारत उन 10 देशों में अभी शामिल है जो अस्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। नेक्स्ट है, किसे नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिश्री, जो चीन में भारत के राजदूत थे, अब उनके स्थान पर प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है और विक्रम मिश्री को जो है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल हैं और पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के 1998 में ब्रजेश मिश्रा को बनाया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को केंद्र के कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है और ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के भी सदस्य होते हैं, जिसके अध्यक्ष भारत के रक्षा मंत्री होते हैं। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद है वो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में गठित किया गया था। इसके बाद है, असम पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी के रैंक पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो असम पुलिस में आईजी बनने वाली पहली महिला वायलेट बरुआ हैं, वायलेट बरुआ। असम की बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो सिटी है वो गुवाहाटी है, जहाँ पर कामाख्या देवी का मंदिर है। असम में सबसे प्रमुख जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र है, जिसमें दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा स्थित है। उमानंदा दुनिया का, जिसे पीकॉक द्वीप भी कहते हैं, यहाँ पर मंदिर भी है उमानंदा मंदिर। तो और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। असम की राजधानी दिसपुर है। असम चाय उत्पादन के लिए पूरे वर्ल्ड में विख्यात है। असम का एक चावल है बोकोसोल, जिसे पकाने की आवश्यकता नहीं होती, उसे जीआई टैग मिल चुका है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क है जो हाथियों और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। औरंग नेशनल पार्क है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। भारत में सबसे पहले कच्चे तेल का जो उत्खनन यानी एक्सप्लोरेशन हुई थी वो असम में ही हुई थी और डिब्रूगढ़ में यहाँ पर एक रिफाइनरी भी स्थापित करी गई जो भारत की पहली रिफाइनरी है असम के अंदर। तो काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं असम के बारे में। नेक्स्ट है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की नई सीईओ कौन बनी है? तो राधिका झा को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का नया सीईओ बनाया गया है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक संस्था है और ये एक नोडल एजेंसी है उजाला योजना की। उजाला योजना के तहत जो पारंपरिक बल्ब होते हैं जो ज़्यादा बिजली की खपत करते हैं उनको एलईडी लाइट्स से रिप्लेस किया जा रहा है उजाला योजना के तहत। तो उसकी नोडल एजेंसी के रूप में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड काम करती है और इसको सरकार ने निर्देश दिया था कि भारत में जो एलईडी लाइट्स हैं उनकी कीमतों में गिरावट होनी चाहिए और उसी से आप देख रहे हैं कि कहीं पर 300-400 रुपये में पहले एलईडी लाइट बल्ब आता था जो अब 60 रुपीज़ का हो गया है। तो ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा उठाए गए कदमों के माध्यम से ही हुआ है। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध
जिन्हें अपनी पुस्तक द एंट्स के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था, तो ये अमेरिका के हैं एडवर्ड ओ विल्सन। इन्हें फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं और इनको पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है द एंट्स नामक अपनी पुस्तक के लिए। तो ये चींटियों के ऊपर काफ़ी स्टडी करते थे और चींटियों पर स्टडी करने वाले व्यक्ति को मिर्मिकोलॉजिस्ट कहते हैं। मिर्मिकोलॉजिस्ट, मिर्मिकोलॉजी यानी चींटियों का अध्ययन और मिर्मिकोलॉजिस्ट यानी चींटियों का अध्ययन करने वाला। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य में कपड़े की थैलियों को प्रोत्साहित करने के लिए मीन दम मंजपई योजना शुरू हुई है? तो तमिलनाडु की सरकार ने प्लास्टिक थैलियों को रिप्लेस करने के लिए कपड़े की थैलियों का प्रचलन करने का अभियान शुरू किया, मीन दम मंजपई योजना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, राज्यपाल हैं RN रवि, राजधानी चेन्नई है जो इसका सबसे बड़ा शहर भी है। तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य है भारत का, श्रीलंका के सर्वाधिक नज़दीक स्थित राज्य है। भारत और श्रीलंका के बीच जो मन्नार की खाड़ी है वो हम ये भी कह सकते हैं कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। तमिलनाडु में रामेश्वरम नामक एक स्थान है जहाँ पर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था और वहीं पर APJ अब्दुल कलाम संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। तमिलनाडु की जो राजकीय भाषा है तमिल, वो भारत की सबसे प्राचीन क्लासिकल लैंग्वेज है और ये सिंगापुर और श्रीलंका में भी काफ़ी मात्रा में बोली जाती है। तमिलनाडु किसी समय पर चोल साम्राज्य का सबसे प्रमुख भाग था। चोलों की जो राजधानी थी वो तंजौर है, जो आजकल थंजावुर के नाम से तमिलनाडु में सिचुएटेड है, जहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर है जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, मदुरई वैगई नदी के किनारे स्थित है और कमल की आकृति में बसा हुआ शहर है जो मदुरई है वो। तमिलनाडु का जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है, जो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत है और नीलगिरी ताहर यहाँ का राजकीय पशु है। और तमिलनाडु के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको थोड़ा हैरान कर देगा, तमिलनाडु का जो स्टेट स्पोर्ट्स है यानी राजकीय खेल है वो कबड्डी है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, विश्व संगीत तानसेन महोत्सव कहाँ हुआ? तो ये ग्वालियर में होता है प्रतिवर्ष विश्व संगीत तानसेन महोत्सव। तानसेन का जन्म भी ग्वालियर में ही हुआ था। इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। तानसेन जो है ये दरबारी संगीतकार था अकबर का और उसके नवरत्नों में भी शामिल था। और बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पर खजुराहो नामक स्थान है जहाँ पर खजुराहो फेस्टिवल होता है। खजुराहो चंदेलों की राजधानी रहा है। मध्य प्रदेश में ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में एज ए सिटी इंक्लूड किया गया है। मध्य प्रदेश में कालिदास समारोह भी होता है और यहाँ पर एक लोक रंग महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। ये सारी बातें आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, पंजाब नेशनल बैंक का नया चेयरमैन तथा MD किसे बनाया गया है? तो अतुल कुमार गोयल को पंजाब नेशनल बैंक का नया चेयरमैन और MD नियुक्त किया है बैंक बोर्ड ब्यूरो ने। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो वो संस्था है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और जितने भी RBI से संबंधित बैंक हैं वहाँ पर हायर लेवल की जो नियुक्तियाँ होती हैं उनको मंजूरी देने वाली संस्था है बैंक बोर्ड ब्यूरो। और आप ये ध्यान रखें कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। इसके जो भी फाउंडर्स थे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट हैं दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। और भारत में कोई भी बैंक जो होता है जो शेड्यूल्ड बैंक है वो RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल होता है और इसे RBI बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ही रेगुलेट करता है। और मैं बता दूं कि पूर्ण रूप से भारतीयों की पूंजी पर आधारित सक्सेसफुल बैंक जो पहला है ये PNB है। अवध कॉमर्शियल बैंक भी भारतीयों की पूंजी से गठित हुआ था लेकिन वो 1951 में ख़त्म हो चुका है। यानी जो अभी तक चल रहा बैंक है जो सबसे पहले भारतीयों की पूंजी से स्थापित हुआ था वो पंजाब नेशनल बैंक है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किए हैं? तो इंडसइंड बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने इस प्रकार का करंट अफेयर्स कहीं भी नहीं देखा यूट्यूब पर, क्योंकि जो फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ साथ में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कहने के लिए 30 क्वेश्चन है लेकिन मैंने लगभग आपको 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस इस वीडियो में करवा दिए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें
और आप ये बताएं कि मैं 2021 के कंप्लीट करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करूं और यूट्यूब पे वीडियोस को अपलोड करना कंटिन्यू करूं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और ये आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, इसका विस्तृत आंसर लिखने की कोशिश किया करें। आप झिझकते बहुत हैं कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखते समय, बहुत ही 3 या 4 आंसर्स ही आते हैं कमेंट बॉक्स में, जो कि बहुत ही दुख की बात है। तो आपका आज का जो सवाल है वो है कि पेटा ने किसे 2021 पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। ऑप्शंस मैंने आपको इसमें दे दिए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।